नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर लेके आए हैं पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और हम जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। और इसके संबंध में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालखीवाल ने, और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया है ठाकुरदास भार्गव ने। तो हमने यहाँ जाना कि ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान की प्रस्तावना को इसका आत्मा बताया है। और संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताने वाले हैं K.M. मुंशी। K.M. मुंशी जी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रश्न एक बार फिर, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा, देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का भी सर्वोच्च कमान रहता है। तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। संपत्ति का अधिकार जो है हमारे साथ मौलिक अधिकारों में से एक था, जिसे अभी हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वां, 52वां, 62वां या 68वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पे राज्य और संघ दोनों में एक ही नागरिकता होती है, जबकि और अन्य कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों में अलग अलग नागरिकता दी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यहाँ हो जाएगा उत्तर एकल नागरिकता। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 18 महीना 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीने 23 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। और भारतीय संविधान की मूल जो प्रति है वह देहरादून में सुरक्षित रखी गई थी और वर्तमान में यह नए संविधान भवन में रखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया, वहाँ साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया ही नाम जो है वो उल्लेखित है। इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है भारत के संविधान में। फिर से एक बार प्रश्न को दोहराएंगे, भारतीय संविधान में भारत का कौन सा नाम है? भारत और इंडिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रश्न एक बार फिर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था।
भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान जो है पहले देहरादून में संरक्षित था, लेकिन अभी नए संसद भवन में इसे संरक्षित करके रखा गया है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में संरक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद भवन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और इन्हें भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में रखा गया है। यहाँ हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसमें यह चतुर्थ भाग में है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 57 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 57 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 20। संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसके आर्टिकल 368 में जो है इसे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे आर्टिकल 368 और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो हमने जाना कि आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 368 में है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं अनुसूची जो है 1992 ईस्वी को संविधान में के 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची को। तो प्रश्न एक बार फिर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जो है वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ी गई थी। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले हमारे भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थी और जो अलग अलग खंडों में विभाजित थी और इन सभी को जोड़ने का काम सभी जो है इन देशी रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। और फिर बाद में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्यों में गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? किसी भी राज्य को अलग करना है या उसे छोटा करना है या उससे बड़ा करना है या फिर दो राज्यों को मिला देना है, तो इन सब का अधिकार संसद को है। केवल संसद ही नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। उत्तर हो जाएगा संसद को। इसका अधिकार केवल संसद को है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? याद रखिएगा, यहाँ लिखा है भारत में संविधान को कब अपनाया गया। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत में संविधान को अपनाया गया। लेकिन संविधान को अगर लागू होने की बात करेंगे कि संविधान लागू कब हुआ, तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया। इसलिए जो है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और संविधान जो है लागू हुआ 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 26 नवंबर को हम लोग इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? इनमें से कौन सा एक तरीका है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो उत्तर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। मौलिक अधिकारों के लिए निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के लिए निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? मौलिक अधिकारों के लिए निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, जैसा कि पहले भी संपत्ति के अधिकार का हो चुका है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 को रखा गया है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से 11। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ थे कह रहा है, तो किए गए थे यानी कि 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है वह भी कानूनी अधिकार हो गया है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और इसलिए अभी जो है, अगर अभी की बात करें तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले 7 दिए गए थे, जिसमें से 1 खत्म हो गया, तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका जो उत्तर है वो 7 हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 7। दोस्तों वीडियो को बार बार देखें और इससे जो है प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 15 से 39। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकार कितने में है?
12 से 35 तक, और मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब 6 है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको प्रश्न यहीं पर याद हो जाएंगे। यह इसलिए मैं प्रश्नों को बार बार दोहराती हूँ ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाए और अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं लगातार कई सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने विज्ञान के भी प्रश्नों को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। फिर हिंदी व्याकरण के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। हिंदी व्याकरण को जो है हमने बेसिक से शुरू किया है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस चैनल पर जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी MCQs हैं उसको आप बार बार देखकर चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इसलिए आसानी से हम अपने सक्षमता की परीक्षा की तैयारी इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने इसका जिक्र किया था। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है और ये जो है भाग 4 में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? और यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 ईस्वी में किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि रूस से। इसका भी नाम है रूस। रूस के संविधान से इसे लिया गया था। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। हमारे भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ से प्रेरित है पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। और यह संविधान के आर्टिकल 53 में दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। यह जो है आर्टिकल 53 में
इसका उल्लेख मिलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। तो चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि वीडियोस के व्यूज़ बहुत जाते हैं पर लाइक बिल्कुल नहीं आते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, हमने देखा राष्ट्रपति में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद हम फिर 50 प्रश्नों के वीडियो को लेकर आएंगे और इसमें भी जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे और सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के उल्लेख इसमें किए जाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में हमने किया, सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का उपयोग, आर्टिकल्स के से प्रश्न हमने बनाए हैं और अभी यह प्रश्न का 28 नंबर है और हम 50 प्रश्नों तक जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि संविधान को कब अपनाया गया, तो यहाँ आ गया कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 26 नवंबर को हम इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 324 में। आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों यहाँ आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे कि आर्टिकल 124 और 123 का उल्लेख में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बराबर जो है परीक्षाओं में बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? यहाँ बता दूं कि 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन है वो कितनी बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 बार। सिर्फ 1 बार जो है अब तक संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन किया गया है। राज्यपाल के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। प्रश्न एक बार फिर, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है? सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के संचालन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपसभापति। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में जो है इसे उपसभापति करते हैं। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन होता है और यह विद्वानों का सदन भी कहलाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और विद्वानों का सदन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। जैसा कि हम सब जानते हैं 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 हो गए हैं, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा
संपत्ति का अधिकार। विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में, जिसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा, यहाँ थे पूछ रहा है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 395 आर्टिकल्स थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, क्योंकि अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर थे प्रश्न रहेगा तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? अभी हमने जाना कि जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उसे बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दिया गया है। जब लागू हुआ था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जब लागू हुआ उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। उत्तर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहले हमारे यहाँ 21 साल जो है वोट देने का अधिकार 21 साल की उम्र में था, लेकिन अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है वह राज्य के लिए है। इससे पहले हमने जाना नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 आर्टिकल में रखा गया है और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो उत्तर हो जाएगा 22 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? तो जब संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल्स थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था मूर्त रूप। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई थी? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रेम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसे ही आत्मा की आख्या प्रदान की गई है और इसमें एक बार सुधार हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मुख्य अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायपालिका जो है USA से लिया गया है, मूल अधिकार भी USA से लिया गया है, संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है और संसदीय प्रणाली जो है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ हम याद रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सदस्य का चयन हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और
उसके बाद स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? कभी किसी राज्य को हमें दो राज्यों को मिलाना हो या एक राज्य से दो राज्य बनाना हो तो संसद इसे कर सकता है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, क्योंकि भारत में गणतंत्र है, इसलिए भारत की जनता में ही संप्रभुता निहित है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जैसा कि अभी हमने कहा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई राज्य के रूप में सन 1953 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। सबसे पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है। लेकिन बाद में वर्ष 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से कटकर आधा जो है तेलंगाना राज्य का भी निर्माण हुआ। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब? इसका उत्तर हो जाएगा 1953 ईस्वी को। सबसे पहला राज्य। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? यह प्रश्न एक बार फिर से आ गया है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है हमारे 5 से 11 तक में है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 11। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पॉलिटी की वीडियो में 50 प्रश्न। आपके लिए एक सूचना है कि आप जो है सेटिंग में जाकर वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके बार बार अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो वह भी ज़रूर बताएं हमें कि इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए या फिर क्या जो है वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।